एक व्यक्ति अपनी कार से पुणे की ओर जा रहा होता है और जाते जाते रास्ते में वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है। मोबाइल फ़ोन निकालकर वो एक पहला फ़ोन करता है अपने साले को। साले को फ़ोन करके कहता है कि उसकी बहन को मार दिया है और जाकर के उसे बेंगलुरु से उठा लो। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। अब दूसरा फ़ोन वो एक सिंह नाम के व्यक्ति को मिलाता है और सिंह नाम के व्यक्ति को फ़ोन मिला करके उससे कहता है कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। अब कार तेज़ रफ्तार से चल रही होती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उस व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, उसका जी घबराने लगता है। पास से ही एक बाइक वाला जा रहा होता है, वो उसे रोकता है। रोक कर के उसे अपनी बात बताता है कि उसका जी घबरा रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं और उसने फिनाइल और कॉकरोच का स्प्रे पी लिया है। वो व्यक्ति आनन फानन में उसे पास के नज़दीकी अस्पताल में लेकर के जाता है। पास के अस्पताल में ले जाकर के उसे भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद उसका इलाज शुरू होता है। इलाज शुरू होने के बाद वो व्यक्ति खतरे से बाहर होता है। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और ये सच्ची घटना है बेंगलुरु की। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक व्यक्ति होता है राजेंद्र खेड़ेकर नाम का। उसने जो फ़ोन कॉल किया था एक सिंह नाम के व्यक्ति को, वो सिंह नाम का व्यक्ति उसी के साथ में एक किराएदार होता है। वो किराएदार अपने मालिक के पास, मकान मालिक के पास घबराया हुआ पहुंचता है। घबरा करके पहुंचने के बाद कहता है कि ऐसे ऐसे राजेंद्र का फ़ोन आया है कि उसकी पत्नी ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अब मकान मालिक भी घबरा जाता है, लेकिन एक जागरूक नागरिक की तरह से वो भी सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद कहता है कि ऐसे ऐसे मेरे किराएदार हैं जो अभी कुछ समय पहले ही हुए हैं और उन्होंने ऐसा ऐसा कारनामा कर दिया है और ऐसे ऐसे उनका फ़ोन आया है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद मकान मालिक के साथ में ही कमरे का दरवाज़ा, जो कि बाहर से बंद होता है, खोला जाता है। खोलने के बाद कमरे में दाखिल हुआ जाता है। वो लोग सोचते हैं कि कोई लाश टकी हुई मिलेगी, कोई फांसी पर लटका हुआ होगा, लेकिन जाने के बाद जब देखा जाता है तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। सारे घर की तलाशी ली जाती है। तलाशी लेने के बाद पुलिस एक तरह से जाने के लिए वापस रवाना होने लगती है। फिर अचानक से एक पुलिसकर्मी की नज़र पड़ती है कि बाथरूम का दरवाज़ा बंद है, क्यों ना एक बार बाथरूम में देखा जाए। अब बाथरूम को खोला जाता है। बाथरूम में भी कुछ नहीं होता, लेकिन एक सूटकेस रखा होता है। अब सूटकेस का बाथरूम में रखा होना ही एक संदिग्ध था। सूटकेस को देखा जाता है, वो भी बाथरूम के अंदर। अब बाथरूम के अंदर सूटकेस आखिर कर क्या रहा था? पुलिस तुरंत से सूटकेस को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद सूटकेस को खोला जाता है और सूटकेस को खोलते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके अंदर एक महिला की लाश थी। महिला को जो उनके मकान मालिक होते हैं वो उसकी पहचान करते हैं गौरी सांबरेकर, यानी राकेश खेड़ेकर की पत्नी गौरी सांबरेकर के रूप में उसकी पहचान की जाती है कि ये दोनों पति पत्नी हैं और ये 2 महीना पहले ही हमारे यहाँ पर किराए के मकान में शिफ्ट हुए हैं। दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि जो पत्नी थी गौरी सांबरेकर, वो बहुत गुस्से वाली थी। वो कभी कभार अपने पति पर हाथ भी छोड़ देती थी, कभी थप्पड़ मार देती थी। दोनों में वाद विवाद चलता ही रहता था और ये जब से आए थे इनके बीच ऐसा ही चल रहा था। अब बात ये तो ठीक है, मगर कत्ल किसने किया? क्या पति ने ही गुस्से में कत्ल किया? अब बात एक रहस्यजनक हो चल रही थी। वहीं पर जो पहला फ़ोन राकेश ने किया था वो अपने साले को किया था कि तुम्हारी बहन को मैंने मार दिया है। अब साले ने नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर इस चीज़ की शिकायत दर्ज कराई। अब बेंगलुरु की पुलिस ने
अपने मकान मालिक से कहा कि जो व्यक्ति था राकेश खेड़ेकर, उनके कोई आधार कार्ड होंगे, उनका कोई पता होगा, क्योंकि मकान मालिक जब किराए पे मकान देता है तो उनके सारे कागजात अपने पास रखता है, तो कागजात लिए जाते हैं। कागजात में पता चलता है कि राकेश खेड़ेकर पुणे का रहने वाला है, पुणे का निवासी है, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। हिताची सिस्टम की एक मशहूर कंपनी है, उसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। अब जांच शुरू की जाती है, वहीं पर पुलिस पुणे के थाने में इत्तला करती है, वहां से जांच शुरू होती है और पता चलता है कि जो व्यक्ति है राकेश खेड़ेकर, वो वहीं के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। तुरंत बेंगलुरु की पुलिस वहां के लिए रवाना होती है और उसे हिरासत में ले लिया जाता है। अब जो वो व्यक्ति होता है राकेश खेड़ेकर, वो बताता है कि जो गौरी सांबरेकर है वो उसकी ममेरी बहन थी, यानी दोनों मामा बुआ के बच्चे थे और दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। जो गौरी सांबरेकर थी उसने मास कॉम किया हुआ था, मीडिया में शायद जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। वो अपनी पढ़ाई राकेश के घर पर रहकर ही कर रही थी। दोनों में प्यार हो जाता है, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। घर वाले बहुत मना करते हैं शादी के लिए दोनों के स्वभाव को देखकर, लेकिन दोनों नहीं मानते। दोनों कहते हैं जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। और घर वाले भी फिर सोचते हैं आखिर में कि बच्चों के खिलाफ जाने से कोई फायदा नहीं है, अंत में दोनों की शादी कर दी जाती है। 2022 के अंत में दोनों की शादी होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। जो राकेश खेड़ेकर होता है वो एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। वहीं जो गौरी होती है वो एक कंपनी में कार्य कर रही होती है। जो राकेश होता है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता है, घर से ही कार्य कर रहा होता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, जिंदगी बढ़िया से कट रही होती है। अब बात रही होगी फरवरी 2025 के। अब राकेश खेड़ेकर के पास एक बेंगलुरु से बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आता है। अब वो चाहता है कि भैया परिवार आगे बढ़ेगा, आगे परिवार को देखा जाएगा, अच्छी जॉब है तो क्यों ना जाकर के ज्वाइन कर लिया जाए। अब वो बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाते हैं। अब जैसे कि गौरी उसकी पत्नी है, वो भी अब साथ में ही रहेगी, तो वो भी अपनी जॉब छोड़ देती है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छी जॉब तुम्हें वहाँ पर भी मिल जाएगी। दोनों खुशी खुशी आ जाते हैं और बेंगलुरु में एक घर जो फर्स्ट फ्लोर पर होता है, जो उसका ग्राउंड फ्लोर होता है, वहाँ पर उनके मकान मालिक रहा करते थे और जो फर्स्ट फ्लोर होता है वो उस किराए पर ले लेते हैं। उन्हें आए हुए अभी बेंगलुरु में 2 ही महीने हुए थे। मकान मालिक ने जैसा कि बताया था कि 2 महीने बाद ही अब जो गौरी होती है वो अपनी जगह जगह रेज्यूम लगाती है, नौकरी के लिए फॉर्म भरती है, अप्लाई करती है, लेकिन अब उसे नौकरी मिल नहीं रही होती। नई जगह होती है, उन्हें पता होता है कि अब उन्हें यहीं रहना है तो यहीं नौकरी ढूंढी जाए। वो नौकरी ढूंढने की बहुत भरसक प्रयास करती है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। अब जो गौरी होती है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने लगती है। उसको मतलब ऐसा लगने लगता है कि शायद वो यहाँ ना आई होती तो सब कुछ ठीक चल रहा होता, उसके पास अच्छी जॉब होती। राकेश उसे रोजाना समझाता है कि कोई नहीं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ समय बाद तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब गौरी का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो गुस्से में तब्दील हो जाता है। वो उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है कि तुमने अपना कैरियर चुना, मेरा भविष्य नहीं देखा, तुम ये नहीं चाहते थे कि मैं भी अपने पैरों पर खड़ी रहूं, मैं कुछ करूं। तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, मैं अच्छा खासा पुणे में नौकरी कर रही थी, तुम मेरी नौकरी छुड़ा करके यहाँ ले आए, तुम मुझे अपना गुलाम बना कर रखना चाहते हो। ऐसे करते करते दोनों के बीच नोक-झोंक शुरू हो गई और यहीं से उनके झगड़े का कारण शुरू हुआ। अब दोनों की जो नोक-झोंक थी वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, ऐसे ही चलता रहता है। दोनों एक दूसरे को राकेश समझाने की भी कोशिश करता है कि तुम थोड़ा सब्र करो, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, मैं तुम्हारे कैरियर में आड़े नहीं आना चाहता। लेकिन गुस्से में जब दोनों में हाथापाई हुआ करती थी तो गौरी उस पर हाथ भी उठा दिया करती थी, थप्पड़ मार दिया करती थी। बदले में राकेश चुप होकर के निकल जाया करता था।
सब ऐसे ही चल रहा था। अब बात आती है 2025 की। 26 मार्च का ये वाकया रहा होगा, वार था बुधवार, रात का समय था। गौरी ने चावल बनाए थे, ग्रेवी की सब्जी बनाई थी, दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अब दोनों में फिर से उसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई कि तुम तो सारा दिन बाहर रहते हो, तुम्हारा समय बीत जाता है, मैं घर में अकेली होती हूँ, परेशान हो रही होती हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, ये सब तुम्हारे कारण से हुआ है। अब दोनों में जिद बहस फिर से बढ़ने लगती है। जिद बहस इतनी बढ़ती है कि गौरी राकेश को थप्पड़ मार देती है। अब राकेश का सब्र टूट जाता है, वो भी बदले में उसे थप्पड़ मार देता है। गौरी फटाक से उठती है, पास में रसोई घर होता है, रसोई घर से चाकू उठाती है और चाकू फेंक करके राकेश के ऊपर मार देती है। राकेश को थोड़ी सी खरोंच आती है, चोट आती है, लेकिन अब तक वो अपना आपा खो चुका होता है। अब तक कहते हैं कि गुस्सा इंसान को सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। अब वो चाकू उठाता है और उसके ऊपर 3 हमले करता है और तीनों हमले जानलेवा होते हैं। 3 हमले करता है। अब गौरी एकदम से बेसुध होती है और जमीन पर गिर जाती है। वो जमीन पर गिर जाती है। अब राकेश समझने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हुआ। गुस्से में उसने तो अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, वो तो एक कातिल बन गया। अब क्या किया जाए। वो उठता है, फटाफट से उठने के बाद वहाँ जो फर्श पे खून फैला होता है उसे साफ करता है। साफ करने के बाद उसी के पास बैठ जाता है। खाना डाइनिंग टेबल पर रखा होता है, किसी ने नहीं खाया होता, ना गौरी ने खाया होता है, ना उसके पति ने खाया होता है। अब वो उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे कैरियर में बाधा नहीं बनना चाहता था। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तुमने क्या दिन ला दिया, मुझे एक कातिल बना दिया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। ऐसे ही करते करते आधी रात बीत जाती है। अब अचानक से राकेश को ख्याल आता है कि वो तो एक कातिल है और वो एक घर में रह रहा है जो एक किराए का है और उसने कत्ल कर दिया है और वो एक लाश के साथ है। अब उसका क्या किया जाए। अभी पुणे से वो बेंगलुरु शिफ्ट हुए थे, उनके पास अच्छे खासे बैग थे। बड़ा सा एक ट्रॉली बैग निकालता है, एक सूटकेस निकालता है। सूटकेस को निकालने के बाद वो उसको गौरी को जैसे तैसे करके उसमें भर देता है, बंद कर देता है। बंद करने के बाद सूटकेस को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो हैंडल होता है वो टूट जाता है। शायद उसकी ये प्लानिंग रही होगी कि वो सूटकेस को साथ लेकर के जाता, लेकिन हैंडल टूट जाता है। अब टूटने के बाद अब वो अपने प्लान को बदलता है। वो सूटकेस को ले जा करके बाथरूम में रख देता है। बाथरूम में वो पाइप के ऐसी जगह रखता है जहाँ पर पानी लगातार बह रहा होता है। वो शायद उस जगह को इसलिए चुनता है ताकि जो खून है वो सारा बह जाए। अब वो वहाँ पर सूटकेस को रखता है, अपना एक सूटकेस छोटा सा तैयार करता है और आनन फानन में अब तक सुबह हो चुकी थी। 26 मार्च के बाद अब 27 मार्च आ चुकी थी, दूसरा दिन निकल चुका था। वो अपनी कार में अपना सूटकेस रखता है और आनन फानन में निकल जाता है। निकलने के बाद वो जा रहा होता है, जाते जाते रास्ते से एक मेडिकल स्टोर से फिनाइल खरीदता है, कॉकरोच का एक मारने का स्प्रे खरीदता है और उसे लेकर के गाड़ी में चलता रहता है। चलने के बाद रास्ते में वो एक फ़ोन करता है। लगभग उसे चलते हुए 5 घंटे बीत चुके होंगे। 5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जब वो पहुँचता है आगे, तो वो अपना फ़ोन ऑन करता है और फ़ोन ऑन करने के बाद पहला फ़ोन अपने साले को मिलाता है। साले को मिला कर के कहता है कि मैंने ऐसे-ऐसे तुम्हारी बहन को मार दिया है और वो बेंगलुरु के घर में है। जा कर के उसे वहाँ से बरामद कर लो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। मैं नहीं चाहता कि उसकी लाश खराब हो जाए और तुम उसका अंतिम संस्कार ना कर पाओ। वो कह कर के फ़ोन काट देता है और दूसरा फ़ोन वो अपने साथ के किराएदार को करता है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फ़ोन कट करने के बाद वो फिनाइल और जो स्प्रे होता है वो पी लेता है। पीने के बाद उसे घबराहट होती है, वो चक्कर आने लगते हैं, तो वो बाइक वाले इंसान को बताता है। वो व्यक्ति उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद उसका इलाज होता है, लेकिन वो खतरे से बाहर होता है। अब पुलिस जहाँ पर जाँच कर रही है, पुलिस का मानना है कि ये सारी सोची-समझी साजिश थी। राकेश ने ऐसा शायद सोच समझ कर किया था। अब राकेश से जब पूछताछ शुरू होती है तो राकेश कहता है कि उसने
गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मार दिया, लेकिन उसे अफ़सोस हुआ। वो रात भर बैठकर अपनी पत्नी के पास बातें करता रहा, रात भर बैठा रहा, उससे बातें करता रहा, उसे बात करते-करते उसका हाथ पकड़ कर रखा, लेकिन फिर अंत में उसने उसे सूटकेस में बंद किया और निकल आया। लेकिन जहाँ पुलिस की जाँच शुरू हुई, पुलिस की जो फोरेंसिक टीम थी, उनका कहना है कि ये एक सोची-समझी साजिश थी, जिसके तहत राकेश अपनी पत्नी को बेंगलुरु लेकर आया, क्योंकि वो उसके माता-पिता से अलग रहने की जिद कर रही थी। वो चाहती थी कि वो लोग अलग रहें, वो यहाँ भी आ गए, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि वो इतनी दूर आ जाएँ, वो सिर्फ़ अलग रहना चाहती थी, वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। अब बात आती है कि ये सोची-समझी प्लानिंग कैसे थी? तो जो फोरेंसिक टीम होती है, उसके अनुसार बताया जाता है कि राकेश ने अपनी पत्नी को चाकू से मारा, मारने के बाद उसे ज़िंदा ही सूटकेस में बंद कर दिया। उनका मानना था कि जो मौका-ए वारदात था, उस जगह से नाक और मुँह से बहुत सारा बलगम निकला था, और बलगम तभी निकलता है जब व्यक्ति जीवित हो। तो उनका मानना है कि शायद उसे जीवित ही बंद कर दिया गया था और सूटकेस के अंदर ही उसकी मौत हुई थी। लेकिन बहरहाल इसकी जाँच जारी है। राकेश खेड़ीकर के ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई के अनुसार जो भी होगा अच्छे से पूछताछ करके केस चलाया जाएगा, उसकी बारीकी से जांच की जाएगी, बारीकी से जांच करके उसे जो सज़ा होगी वो सज़ा सुनाना पुलिस का कार्य है। बहरहाल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हम आपको दुखी करना या परेशान करना नहीं है, ना ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना है, बस आपको सचेत और जागरूक करना है कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसी खबरों की तो जैसे बाढ़ ही आ गई है। जब भी सुनने को मिलता है रिश्तों में इतनी तल्खियाँ आ गई हैं कि शायद घरवाले ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी कर देते हैं। पत्नी किसी और से प्रेम करती है, पति किसी और से प्रेम करता है, रिश्तों में नज़दीकियाँ नहीं बढ़ रही हैं, दोनों एक-दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कत्ल कर देना ही उसका हल है। आप आराम से भी एक-दूसरे के संपर्क से दूर हो सकते हो, अलग रह सकते हो, कत्ल कर देना ही एकमात्र कोई हल नहीं है। लेकिन समाज की सोच पता नहीं कहाँ जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके साथ ही मैं ज्योति आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं किसी अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।